गुड इवनिंग ऑल। गुड इवनिंग सर। ठीक है, कैसे चल रही पढ़ाई? क्या दिक्कत आ रही है ऑप्शनल में? ठीक हो रही है। हम्म देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्शनल के लिए। ठीक है, प्लस आज तक जो मैंने पेपर चेक किए आपके, उसमें जो इश्यू मुझे दिखाई दे रहा है सभी के पेपर में, वो थोड़ी चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज मुझे अभी प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस में ये लग रही है कि ऑलमोस्ट ऑल कि कंटेंट तो है, आप जो लिख रहे हैं उसमें कंटेंट तो ठीक ठाक है, कुछ इशू नहीं है ना। रिवीजन थोड़ा लैक हो रहा है, रिवीजन अच्छे से होनी चाहिए। एंड जो मैंने आपको पेपर जब चेक किए उसमें जो मैंने कमेंट्स दिए, वो थोड़े आप नेक्स्ट टेस्ट में सारे कमेंट्स या उसमें जो इम्प्रूवमेंट्स मैंने बताई वो थोड़ी इंक्लूड करनी चाहिए। जैसे मैंने लगभग हर टेस्ट में सारे बच्चों को ये बताया है कि थोड़ा इनोवेटिव अप्रोच पेपर आंसर लिखते समय आप कॉपी में यूज कीजिए। देन मैप जितना हो सके जहाँ पे पॉसिबल हो वहां पे यूज कीजिए। ऐसा नहीं कि हर जगह हमें मैप यूज ही करने हैं, जहाँ पे पॉसिबल हो वहां पे। ठीक है, यूज ऑफ मैप्स। देन मैंने ये थर्ड बात बताई थी कि क्वेश्चन ठीक से डिकोड करना आना चाहिए। ठीक है, जो हमारे 8 मार्क्स के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 और 5, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को इतना कुछ इश्यू नहीं आ रहा है ना। जो कंपलसरी क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन टोटल 8 मार्कस, यहाँ पे कुछ इशू नहीं है। बट जो आगे के 10 मार्कस एंड 15 मार्कस के क्वेश्चन, यहाँ पे बस बहुत सारे बच्चों को इशू आ रहा है कि क्या हो रहा है, क्वेश्चन डिकोड नहीं हो रहा ठीक से। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले जब आप पेपर वहां पे अटेम्प्ट कर रहे हो, ठीक से क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन डिकोड करो, हर एक पार्ट क्वेश्चन का ठीक से डिकोड करो, एंड वो पार्ट एड्रेस करो क्वेश्चन, है ना। जब आप आंसर लिख रहे हो हर एक पार्ट एड्रेस करो। क्या करना है, हमें क्वेश्चन डिवाइड करना है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, एंड हर एक पार्ट्स को हमें आंसर करना है। जैसे एक टेस्ट में हमारे क्वेश्चन था क्विट इंडिया का, है ना, स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन और कल्मिनेशन ऑफ गांधी सत्याग्रह। सो हर एक पार्ट हमें ठीक से वहां पे एड्रेस करना है कि इट वाज आल्सो कल्मिनेशन ऑफ गांधी सत्याग्रह। ठीक है, प्लस उसमें स्पॉन्टेनियस रिवॉल्यूशन की भी एलिमेंट्स थे, एंड इट वाज नॉट आल्सो कंप्लीटली स्पॉन्टेनियस। पहले से कुछ तो चल रहा था, अचानक से क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू नहीं हुई, है ना। जैसे उसके पहले ऑगस्ट ऑफर, क्रिप्स मिशन, ये सारी चीजें चल रही थी। सो अचानक से नहीं आया। सो थोड़ा हिस्ट्री क्या है, मोर और लेस इंटरलिंकेजेस। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा इंटरलिंकेजेस यहाँ पे डेवलप करने आने चाहिए, तभी हमारा आंसर डाइवर्स हो सकता है। ठीक है, सो देखिए मैंने कुछ पीडीएफ शेयर किए थे आपको, देखे क्या आपने? जी सर। हाँ, सो उसमें एक मैप की पीडीएफ थी, जस्ट सेकंड में देखो। ये एक पीडीएफ मैंने शेयर किया आपको, दिखाई दे रही है आपको टाइमलाइन? यस सर। यस। सो जब आप पेपर को जा रहे हैं, एक बार ये पीडीएफ रिवाइज करके जाइए। इंपॉर्टेंट थिंग है टाइमलाइन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जहाँ पे मैंने एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न की टाइमलाइन ठीक से इस पीडीएफ में कवर की। सो इससे क्या होगा, आपको एक तरह से आपके ब्रेन में इंटरलिंकेजेस डेवलप हो गए कि ये जो क्रोनोलॉजी है हिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी है। जब आप आंसर लिख रहे हैं, यानी फॉर एग्जांपल इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी हमारे टेस्ट में क्वेश्चन है। सो इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी कब हुई थी, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, ये हमें पता होने चाहिए, है ना। सो क्रोनोलॉजी जब आप पढ़ के जाएंगे तो आपके इंटरलिंकेजेस डेवलप होंगे, प्लस आपका फैक्चुअल करेक्टनेस वहां पे आंसर में दिखाई देगा टू द एग्जामिनर, है ना। सो हिस्ट्री में क्रोनोलॉजी इंपॉर्टेंट है, एक बार क्रोनोलॉजी पढ़ के जाइए। एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न, बस। देन और एक पीडीएफ मैंने यहाँ पे दी थी,
मैप की, है ना। इसमें एंशियंट मिडियल के जो इंपॉर्टेंट मैप्स हमारे एनसीईआरटी में दिए वो एक साथ कंपाइल किए एनसीईआरटी के मैप्स। जैसे ये हमारी थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री का मैप है, जहाँ पे इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स हमें दी, है ना। नियोलिथिक साइट्स है, जहाँ पे पैलोलिथिक ना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट अगर न्यूलिथिक रिवोल्यूशन के ऊपर क्वेश्चन आता है तो हमें ये मैप बनाना आना चाहिए। एंड आप जब आंसर में मैप यूज कर रहे हो, वहां पे अगर आप मैप इंक्लूड कर रहे हो तो उसको करना सीखिए, ठीक है। आंसर को बॉक्स होना चाहिए। एंड इंडिया का मैप है तो वहां पे डायरेक्शन भी नीचे दिखानी चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। सो मैप का हमें यूज करना है आंसर में। मैप से क्या होता है देखो, एक तो बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत आती है कि पेपर कवर नहीं होता, टाइम लिमिट का इशू हो रहा है। सो मैप से हम बहुत सारी चीजें कम समय में दिखा सकते हैं, इससे इनोवेटिवनेस बढ़ता है। प्लस आपका यानी मैप आपके कैसे होने चाहिए, सेल्फ एक्सप्रेसिव, वो मैप खुद ही सारी चीजें एक्सप्रेस करते हैं, इस तरह से आपने मैप बनानी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन ट्रेड, इसके बारे में क्वेश्चन है, हड़प्पन फॉरेन ट्रेड और इंटरनल ट्रेड। आप मैप बना रहे हैं तो आप उसमें सारे इंटरनल ट्रेड के प्लस फॉरेन ट्रेड के एलिमेंट्स दिखाने चाहिए आपने। जैसे मेसोपोटामिया, उसके साथ जो ट्रेड होता था इंटरनल ट्रेड में, शोर्तुगाई था, जहां से वो लैपिस लाजुली मंगवाते थे, ये सारी चीजें यहाँ पे मैप में दिखानी चाहिए। सो आपका मैप खुद ही सारी चीजें बताना यहाँ पे बता रहा है, तो इट मेक्स योर आंसर इनोवेटिव, एंड जो ज्यादा आप मार्क्स आपको दिला सकता है। देन यहाँ पे जनपद, महाजनपद एंड इंपॉर्टेंट सिटीज, तो 16 महाजनपद जो हमने क्वेश्चन देखा था, राइज ऑफ मगधा, है ना। प्लस इसके जैसा और भी एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। सो यहाँ पे हम ये मैप निकाल सकते हैं महाजनपद एंड जनपद का। देन मौर्यन एम्पायर, ठीक है, इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन जो मौर्यंस के यहाँ पे मिली है, अशोका, उसके पिलर्स, मेजर इंस्क्रिप्शन, माइनर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। अशोका की धम्म पॉलिसी, इसके बारे में हमने क्वेश्चन लिखा। इन शॉर्ट छोटा सा मैप वहां पे हम इंक्लूड कर सकते हैं, जहां पे हमने लिखा है दौली चौगड़ा, जहां पे अशोका का मेजर रॉक एडिक्ट है, जहां पे हमें अशोका की धम्मा पॉलिसी के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है फ्रॉम बेरी घोष टू धम्मा घोष, ये हम चीजें मैप में दिखा सकते हैं, ठीक है। सो मैप से क्या होता है, टाइम बचता है आपका, विद इन टाइम लिमिट आपको पेपर करना आसान हो जाता है। देन इंपॉर्टेंट सिटीज एंड किंगडम्स, सातवाहन, चालुक्य, पल्लवा, ठीक है। जैसे मुझे लग रहा है कि पल्लवा आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, उसमें पल्लवा का कंट्रीब्यूशन, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे महाबलीपुरम एक इंपॉर्टेंट है। देन हम देखेंगे आगे उसमें कौन कौन से और एग्जांपल्स आते हैं, रथ टेम्पल है, ठीक है। सो ये सारे मैप एनसीईआरटी से हमने कवर किए हैं। यहाँ पे ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल के लिए आपको पता होगा, ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कनौज के लिए चल रहा था। कनौज जो इम्पोर्टेंट नॉर्थ इंडिया का एक उस समय का पॉलिटिकल सेंटर था। ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल किसमें चल रहा था, गुर्जर प्रतिहाराज में, देन पालाज में एंड राष्ट्रकूटाज में, फॉर द कनौज। अब कनौज उनके लिए क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज कनौज एक तो गंगा यमुना दोआब में आता था, है ना, प्लस यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर कनौज बन चुका था। और क्या रीजन है, कनौज वाज द प्रेस्टिजियस, ठीक है, प्रेस्टिजियस सिंबल था नॉर्थ इंडिया का, बिकॉज हर्षा की कैपिटल कनौज थी। सो कनौज ये तीनों के लिए इंपॉर्टेंट था, बिकॉज देखिए आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, जो पाटलिपुत्र था प्रीवियस इंपॉर्टेंट टाउन नॉर्थ इंडिया का, उसका डिक्लाइन हो चुका था, एंड नॉर्थ इंडिया में अब कनौज इंपॉर्टेंट टाउन बन चुका था। सो ये तीनों के लिए कनौज इंपॉर्टेंट था, एंड फॉर दैट वो कनौज के लिए यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे थे, इसको ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कहा जाता है। सो ये मैप से हम बहुत सारी चीजें दिखा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन ये साउथ इंडिया का मैप है उस समय का, चालुक्य। देन
चालुक्याज ऑफ बदामी, चालुक्याज ऑफ वेंगी, यहाँ पे चोलाज है। चोलाज के ऊपर भी मैं इस साल क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसे विलेज लोकल असेंबली उसके ऊपर क्वेश्चन आया था, उसी तरह से कंट्रीब्यूशन ऑफ राज राजा एंड राजेंद्र चोला, ठीक है, फॉर द एक्सपेंशन ऑफ चोला एम्पायर, इसके ऊपर कुछ तो आना चाहिए इस साल। सो ये मैप से हम दिखा सकते हैं किस तरह से उन्होंने एक्सपेंशन किया था। देन कैंपेन्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, एके मिडिवल में इंपॉर्टेंट है। एके ने किस तरह से दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन किया, ठीक है, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देवगिरी है उसमें, देन काकतीयास का वारंगल है, होयसळाज है, होयसळाज कैपिटल द्वार समुद्र, तंजावर एंड मदुराई तक, जो उसका जनरल था मलिक काफूर, मदुराई तक गया था। सो ये रूट इंपॉर्टेंट है उसके एक्सपांशन का, ठीक है। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने ही पहली बार दिल्ली सल्तनत का इतना एक्सपांशन किया, बट वो एक्सपांशन था मेनली फॉर द पर्पज ऑफ लूट एंड प्लंडर, नॉट द डायरेक्ट एक्सपांशन। जो डायरेक्ट एक्सपांशन किया वो एमबीटी ने किया, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो एक्सपांशन कर रहा था वो डायरेक्ट टेरिटोरियल एक्सपांशन नहीं था, मेनली फॉर द पर्पज ऑफ लूट एंड प्लंडर, वेल्थ कलेक्ट करना चाहता था। और उसका पर्पज क्या था, टू टैकल द मंगोल थ्रेट, है ना, इसके लिए वो बड़ी सेना खड़ी करना चाहता था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज आर्मी। देन ये जो मैप है जहां पे सारे भक्ति सेंट्स इन इंडिया वो दिखाई दिए, है ना, भक्ति मूवमेंट के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो ये मैप हम वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं कि कौन कौन से स्टेट में उस समय कौन कौन से भक्ति मूवमेंट के रिलेटेड सेंट्स थे। जैसे आसाम में शंकर देव, आप सभी को पता होंगे। देन बंगाल के चैतन्य देव, नॉर्थ इंडिया में सूरदास है, रामानंद है, कबीर है, रैदास है, वल्लभाचार्य है, तुलसीदास है। देन राजस्थान दादू दयाल है, मीराबाई है। गुजरात में नरसिंह मेहता है, महाराष्ट्र में एकनाथ है, तुकाराम, ज्ञानेश्वर, नामदेव। देन बसवेश्वर इन कर्नाटका, कुछ नाम जो दूसरी जगह पे दिखाई दे गए यहाँ पे, बट बसवेश्वर बिलोंग टू कर्नाटक। देन रामदास बिलोंग टू महाराष्ट्र, पुरंदरदास बिलोंग टू कर्नाटक। देन साउथ इंडिया में मणिक सागर एंड नम्मलवार, जो अर्ली जो हम देख सकते हैं भक्ति मूवमेंट की शुरुआत ही साउथ इंडिया से होती है, अलवार्स एंड नायनार्स, ठीक है। अलवार्स एंड नायनार से भक्ति मूवमेंट की शुरुआत होती है। देन धीरे धीरे ये कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड देन नॉर्थ इंडिया तक पहुंचती है। सो इस तरह से हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं भक्ति मूवमेंट। आफ्टर दैट हड़प्पा का मैप है, ठीक है, इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, मौर्यन साइट्स इसके रिलेटेड और एक मैप। सो ये मैप की पीडीएफ एक बार देख के जाइए बिफोर द एग्जाम, जिससे आप आंसर में ये पीडीएफ या ये जो मैप्स है ये इंक्लूड कर सकेंगे। देन आज का जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, देखिए एक तो इस साल मुझे लग रहा है वैदिक एंड लेटर वैदिक, लेटर वैदिक एंड वैदिक एरा की सोसाइटी कैसी थी, एंड इस सोसाइटी के इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट्स थे, इसके ऊपर कुछ तो क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसके लिए आप आपका आंसर इफेक्टिव तब दिखेगा जब आप यहाँ पे हिस्टोरियंस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इंक्लूड करेंगे। सो देखिए सोसाइटी इन वैदिक एरा किस तरह से थी। राल्फ ग्रिफिथ, अकॉर्डिंग टू राल्फ ग्रिफिथ, इन वैदिक एरा ओरिजिन ऑफ 4 वर्णास हमें दिखाई देते हैं। ऋग्वेदा, ऋग्वेदा का पुरुष सूक्त सबको पता होगा, ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त है।
एंड यहाँ पे हमें क्या दिखाया जाता है, ओरिजिन ऑफ 4 वर्णास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राल्फ ग्रिफिथ, ओरिजिन ऑफ 4 वर्णास। देन इन ऋग्वेदिक एरा सोसाइटी इतनी रिजिड नहीं हुई थी, बिकॉज यहाँ पे फ्रीक्वेंटली ओनली 2 वर्णास आते हैं, एक है आर्य वर्ण एंड दस्यु वर्ण। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ऋग्वेदा के 10वें मंडल में आते हैं, जो लास्ट एरा में क्रिएट हो चुका था। सो इन ऋग्वेदिक एरा सोसाइटी इतनी रिजिड नहीं थी, मेनली 2 वर्णास थे, आर्य वर्ण एंड दस्यु वर्ण। एट द डिक्लाइन ऑफ ऋग्वेदिक एरा धीरे धीरे सोसाइटी 4 वर्णास में डिवाइड होने लगी। देन दस्यु वर्ण कौन थे, इनको मृदवाच कहा जाता था, ठीक है, जो ऋग्वेदिक पीपल से अलग लोग थे, मेनली चालकोलिथिक पीपल जो कंटेम्पररी थे ऋग्वेदिक एरा के, इनको दस्यु वर्ण कहा जाता। देन जो मैंने बताया कि रिजिड सोसाइटी नहीं थी ऋग्वेदा में, ऐसा क्यों, बिकॉज वहां पे चॉइस ऑफ प्रोफेशन थी। जैसे एक वर्ण, एक हिम आता है ऋग्वेदा में, इस हिम से हमें क्या पता चलता है कि एक व्यक्ति है जो खुद को कहता है कि मैं पोएट हूं, ठीक है, मैं फादर ऑफ पोएट हूं। देन फिजिशियन एंड मदर ग्राइंडर, यानी फादर ऑफ पोएट, मैं खुद पोएट हूं, मेरा फादर फिजिशियन है एंड मदर ग्राइंडर, यानी देयर वाज चॉइस, फादर फिजिशियन है बट उसका बेटा पोएट है, सो देयर वाज चॉइस ऑफ प्रोफेशन, सो सोसाइटी वाज नॉट सो रिजिड। ऋग्वेदा, यहाँ पे जन, विषय ज्यादा रेफरेंसेस मिलते हैं दैन वर्ण। सो इससे क्या पता चलता है, वर्णा सिस्टम अभी तक एस्टेब्लिश नहीं हुई थी, यहाँ पे क्लैन बेस्ड सोसाइटी थी, क्लैन बेस्ड, ठीक है। सो जन एंड विषा ये टर्म ज्यादा मिलते हैं। आर एस शर्मा के मुताबिक ऋग्वेदिक सोसाइटी वाज क्लैन बेस्ड, ये इंपॉर्टेंट है, बट नॉट कंप्लीटली इगैलिटरियन। इट वाज क्लैन बेस्ड बट नॉट कंप्लीटली इगैलिटरियन, बिकॉज यहाँ पे हमें कुछ टर्म्स दिखाई देते हैं, गोमन, क्षेत्रपति, माघवन, ये क्या बताता है, सम पीपल्स आर मोर प्रॉस्परस देन अदर। देन रोमिला थापर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रोमिला थापर वहां पे लिनिएज सिस्टम थी ऋग्वेदिक एरा में। एंड सुवीरा जायसवाल इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा था कि सोशल डिवीजन विद इन अ क्लैन ऑन द लाइन्स ऑफ क्लासेस रादर देन लिनिएज। वहां पे जो सोशल डिवीजन था विद इन अ क्लैन ऑन द लाइन्स ऑफ क्लासेस था रादर देन लिनिएज। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट्स थे इन ऋग्वेदिक सोसाइटी। देन लेटर वैदिक सोसाइटी, लेटर वैदिक सोसाइटी देखिए, जो वैदिक सोसाइटी सिंपलर थी अब मोर कॉम्प्लेक्स एंड डिफरेंशिएटेड होने लगी, ठीक है। देन कंसोलिडेशन ऑफ एग्रेरियन सोसाइटी विथ शार्प सोशल इनइक्वालिटी, यानी लेटर वैदिक सोसाइटी का एक इंपॉर्टेंट फीचर, यहाँ पे शार्प सोशल इनइक्वालिटी बढ़ने लगी। देन अनइक्वल एक्सेस टू लैंड, है ना, कुछ लोगों के पास अब लैंड ज्यादा है, कुछ लोगों के पास कम है। देन फॉर अनइक्वल सोशल ग्रुप्स यहाँ पे कंप्लीटली डेवलप हो गए। एंड शूद्र का काम क्या था, शूद्र जो 4th क्लास था, टू सर्व द अपर 3 क्लासेस, ब्राह्मण, क्षत्रिय एंड वैश्य। देन यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट ऑथोरिटी बन चुकी थी, क्षत्रिय एंड ब्राह्मण, एंड इन दोनों में स्ट्रगल चल रहा था, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था इन लेटर वैदिक एरा फॉर द सुप्रीमेसी। क्षत्रिय वाज द पॉलिटिकल पावर एंड ब्राह्मणा जिनके पास थी रिलीजियस पावर, ठीक है। देन सोशल रेगुलेशन यहाँ पे बढ़ चुके थे एंड 4 आश्रम यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुके थे, आश्रम व्यवस्था यहाँ पे शुरू हो गई। ऐतरीय ब्राह्मण, जहाँ पे राजसूय यज्ञ, राजसूय यज्ञ का रेफरेंस आता है, विच गिव 4 वर्णास सर्टन क्वालिटीज, ठीक है। देन जो वेल्दी वैश्यास थे विथ वेल्दी क्षत्रिय, ठीक है, एंड पुअर शूद्र आल्सो पुअर ब्राह्मण, यानी क्या, यहाँ पे ये जो वर्णा सिस्टम थी, ये जो डिफरेंस था वो टोटली यानी कंप्लीटली ये रिजिड नहीं था। कुछ वैश्यास वेल्दी थे, कुछ क्षत्रिय ऑलमोस्ट वेल्दी थे, शूद्रा तो पुअर थे, पर ब्राह्मण पुअर और वेल्दी भी थे, दोनों थे,
ब्राह्मण्स. सो ये भी कंप्लीटली रिजिड नहीं था. बट शतपथ ब्राह्मण इंपॉर्टेंट सोर्स है जहां पे बताया कि क्षत्रिय जिनके पास हाईएस्ट पोजीशन थे इन लेटर वैदिक एरा. क्षत्रिय जो हाईएस्ट थे इस सोसाइटी में लेटर वैदिक में. ठीक है. देन लेटर वैदिक एरा में देखिए ब्राह्मण एंड क्षत्रिय एंगेज इन कंटेस्टेशन फॉर सोशल सुप्रीमेसी. जो मैंने बताया था उन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया फॉर द सोशल सुप्रीमेसी. ठीक है. एंड क्षत्रिय डिपेंड ऑन ब्राह्मणास टू परफॉर्म लैविश यज्ञ टू एनहांस देयर पावर. लेटर वैदिक एरा में लैविश यज्ञ ये बढ़ने लगे जैसे राजसूय यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, इसके रेफरेंसेस आते हैं, वाजपेयी यज्ञ. सो इसके लिए क्षत्रिय को ब्राह्मणास के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था. सो ये स्ट्रगल चलता रहा इन लेटर वैदिक एरा. देन ऐतरीय ब्राह्मण. ठीक है. जहां पे बताया कि ब्राह्मण वन हु कुड इविक्टेड एट विल ऑफ क्षत्रिय, यानी क्षत्रिय जब मन चाहे उसके पुरोहित को निकाल सकता है. ये ऐतरीय ब्राह्मण में कहा है. सो ये क्या है? स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन ब्राह्मण एंड क्षत्रिय. देन आर एस शर्मा. ठीक है. आर एस शर्मा का मानना है कि वैश्यास के पास एक्चुअल वेल्थ थी बिकॉज वहां पे प्रोड्यूसर क्लास कौन था? वैश्यास. ठीक है. एक्चुअल जो फार्मर, एग्रीकल्चरलिस्ट एंड ट्रेडर ये वैश्यास थे, प्रोड्यूसर क्लास. सो एक्चुअल वेल्थ उनके पास थी. एंड शूद्राज जिनका काम था लेबरिंग ग्रुप. अपर टू वर्नास दे कंबाइन मैनेजरियल ग्रुप. मैनेजमेंट का काम अपर टू वर्नास करते, क्षत्रिय एंड ब्राह्मणास. ठीक है. देन मैरिज सिस्टम फैमिली में इंपॉर्टेंट है. लेटर वैदिक एरा में क्या होता है? सवर्ण मैरिज बढ़ते हैं, एंडोगैमी. एंड यहाँ पे दो मैरिज के टाइप्स है, अनुलोम एंड प्रतिलोम. सबको पता होगा अनुलोम यानी एक्सेप्टेड मैरिज, जहाँ पे हायर वर्णा जो है हायर वर्णा का मेल रहेगा एंड लोअर वर्णा का फीमेल रहेगा. सो ये अनुलोम मैरिज. एंड प्रतिलोम इसके अपोजिट, हायर वर्णा फीमेल एंड लोअर वर्णा मेल, इट इज नॉट एक्सेप्टेड, प्रतिलोम. सो ये कीवर्ड्स हमारे आंसर में आने चाहिए. अनुलोम मैरिज, प्रतिलोम मैरिज, सवर्ण, एंडोगैमी. देन वुमेन, वुमेन की पोजीशन सेकेंडरी हो गई इन लेटर वैदिक एरा बिकॉज बर्थ ऑफ सन इज प्रेफर्ड इन लेटर वैदिक एरा. ठीक है. एंड लेटर वैदिक टेक्स्ट में बर्थ ऑफ डॉटर इट इज काइंड ऑफ मिजरी माना गया है. सो यहाँ पे वुमेन की पोजीशन डिक्लाइन होने लगी इन लेटर वैदिक. इन ऋग्वेदिक एरा वुमेन की पोजीशन, मुझे लगता है टेस्ट में हमने वुमेन के ऊपर क्वेश्चन देखा है. सो वैदिक एंड लेटर वैदिक एरा वुमेन की पोजीशन कैसी चेंज होती है ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए. सो ऋग्वेदिक एरा में यहाँ पे नो प्री प्यूबर्टी मैरिज, प्री प्यूबर्टी मैरिजेस के रेफरेंसेस नहीं ऋग्वेदिक एरा में. ठीक है. एंड सुकुमारी भट्टाचार्य इनके मुताबिक इन ऋग्वेदिक एरा जरट कुमारी का रेफरेंस आता है. जरट कुमारी यानी वुमेन कुड रिमेन अनमैरिड. ठीक है. वुमेन अनमैरिड रह सकती एंड स्पेंड लाइफ इन पैरेंटल होम. सो जरट कुमारी यानी ऋग्वेदिक एरा में वुमेन को फ्रीडम है, वो अनमैरिड रह सकते हैं, प्लस प्री प्यूबर्टी मैरिज यहाँ पे नहीं है. देन समवेयर द कंपोजर्स ऑफ वैदिक हिम्स जैसे अपला, घोषा, विश्वावरा, उषा, अदिति. सो कुछ फीमेल कंपोजर भी थी ऋग्वेदा की. ठीक है. एंड जहां पे मैरिज हिम्स भी थे ऋग्वेदा में, जहां पे न्यूली मैरिड वाइफ को ऑनर्ड विथ टाइटल्स लाइक सम्राज्ञी, ठीक है, सहधर्मिणी. एंड यहाँ पे नियो प्रथा भी थी ऋग्वेदिक एरा. सो ये जो एग्जांपल्स है ये किसके एग्जांपल्स है? इन ऋग्वेदिक सोसाइटी वुमेन को जो फ्रीडम था. ठीक है. तो ये जो हमने डिस्कस किया ऋग्वेदिक एरा एंड लेटर वैदिक एरा सोसाइटी किस तरह से, फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है प्लस हिस्टोरियंस. ठीक है. क्लियर है? Yes, sir. ओके. देन
अब हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस लेते हैं फ्रॉम एंशिएंट टू मिडिवल, एंड उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। विजिबल है स्क्रीन? Yes, sir. या देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपके आंसर में कहीं पर भी हिस्टोरियन नहीं आ रहे। एटलीस्ट जो इंपॉर्टेंट सिंपल याद रखने जैसे जो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस है, उनके जो व्यूज है, ओपिनियंस है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ताकि आपके आंसर को थोड़ा डाइवर्स बना सके एंड दूसरों के आंसर से थोड़ा डिफरेंट लगे आपका आंसर। सो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन हम डिस्कस करते हैं जो आप आंसर में लिख सकते हैं। जैसे वी गॉर्डन चाइल्ड, न्योलिथिक रिवॉल्यूशन, ये जो कंसेप्ट है वो वी गॉर्डन चाइल्ड ने यहाँ पे बताई। क्यों? he defined neolithic chalcolithic culture as self sufficient food producing economy। neolithic revolution, उसको रिवॉल्यूशन क्यों कहा गया वी गोल्डन चाइल्ड ने? बिकॉज यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट फूड प्रोड्यूसिंग इकोनॉमी डेवलप होने लगी। he attributed environment as a reason for neolithic revolutionary changes। so इसके लिए एक environment उन्होंने रीजन बताया। देन ट्रेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहा है फॉर दिस ईयर्स एग्जाम। हड़प्पन सिविलाइजेशन में ट्रेड किस तरह से होता था, बोथ इंटरनल प्लस फॉरेन ट्रेड। सो यहाँ पे हम ये दो इंपॉर्टेंट हिस्टोरियन के नाम कोट कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, श्रीन रत्नाकर, he highlights the importance of हड़प्पन मेसोपोटामिया ट्रेड, कि हड़प्पा एंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में किस तरह से ट्रेड होता था, स्पेशली द ट्रेड इन लैपिस लाजुली। एक तो हड़प्पा एंड मेसोपोटामिया, इनके जो बीच ट्रेड हो रहा था, ये अलग चीज है फॉरेन ट्रेड, प्लस दूसरी चीज है ट्रेड इन लैपिस लाजुली। लैपिस लाजुली में ट्रेड जो होता था, उनकी जो कॉलोनी थी शोरतुगाई, यहाँ से मेनली ये ट्रेड होता है। and even argues that its decline was a reason for the decline of हड़प्पन civilization। कि जो ट्रेड में डिक्लाइन होने लगा धीरे धीरे इन लेटर हड़प्पा फेज, ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था फॉर द डिक्लाइन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। सो यहाँ पे हमें डिक्लाइन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक अलग एंगल समझता है अकॉर्डिंग टू श्रीन रत्नाकर। देन चक्रवर्ती एंड शेफर argued that Harappan trade with Mesopotamia was not direct, extensive and intensive। ये डायरेक्ट ट्रेड नहीं था, एक्सटेंसिव नहीं था एंड इंटेंसिव नहीं था। दिस ट्रेड डज नॉट सीम टू हैव बीन पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ सस्टेनेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ठीक है, एक ट्रेड चल रहा था, इतना इंटेंसिव नहीं था, एक्सटेंसिव नहीं था। दिस ट्रेड डज नॉट सीम टू हैव पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था फॉर द डेवलपमेंट एंड सस्टेनेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। ये दो इंपॉर्टेंट व्यू हम यहाँ पे कोट कर सकते हैं जब क्वेश्चन हो ट्रेड इन हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन डिक्लाइन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ये सारे आर्ग्यूमेंट यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं उस क्वेश्चन में। देखिए, मॉर्टिमर व्हीलर, एम व्हीलर, गॉर्डन चाइल्ड एंड पिगॉट, इनका मानना था हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो डिक्लाइन होता है, इसके लिए रीजन था आर्यन इन्वेजन। आपको तो पता है आर्यन इन्वेजन थे मेनली मॉर्टिमर व्हीलर, एम व्हीलर इन्होंने दी थी। देन एम आर सानी, रॉबर्ट राइक्स एंड जॉर्ज डेल्स, इनका मानना था कि फ्लड ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स, ये रीजन था फॉर द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन लैम्ब्रिक, ठीक है, इन्होंने क्या कहा, इंडस चेंज इट्स कोर्स, इसके लिए डिक्लाइन के लिए ये रीजन था बिकॉज ऑफ इंडस चेंज इट्स कोर्स एंड यहाँ पे फ्लड आने लगे, प्लस कुछ जगह पे फेमिन।
देन बीपी अग्रवाल, इन्होंने कहा कि इंक्रीज अरिडिटी वाज द रीजन। फेयर सर्विस, इनका मानना था कि इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, ये रीजन था। धीरे धीरे उस एरिया में, इंडस वैली में इकोलॉजिकल इम्बैलेंस बढ़ने लगा। देन जॉन मार्शल एंड मैके, इनका मानना था कि फ्लड वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। देन केनेडी, इनका मानना था कि मलेरिया जैसा कुछ तो एपिडेमिक उस समय आया था, जैसे हमें प्रेजेंट हमने देखा था कि कोविड आया था इंडिया में, सेम उस तरह से यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन में कोई तो एपिडेमिक आया था, एंड ये एक इंपॉर्टेंट रीजन था। बट हम यहाँ पे कंक्लूड किस तरह से कर सकते हैं कि theory of gradual decline by recent research says due to ecological imbalance and climate change, according to Fair Service, Ghosh and M.R. Mughal. So इस तरह से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हड़प्पा सिविलाइजेशन जो डिक्लाइन होता है, अचानक से डिक्लाइन नहीं होता 10, 15, 20 सालों में, ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होता है। एंड इसके लिए एक रीजन नहीं था, देयर वाज मल्टीपल रीजन फॉर दैट। यानी आपका कंक्लूजन भी वहां पे डाइवर्स दिखना चाहिए जब आप कंक्लूड कर रहे हैं आंसर को, ठीक है। देन नेक्स्ट देखिए मौर्यन पीरियड। मौर्यन पीरियड में जो हम हिस्टोरियन कोट कर सकते हैं, फर्स्ट है आरसी मुजुमदार एंड हरप्रसाद शास्त्री, है ना। उन्होंने जो अशोका की धम्मा पॉलिसी थी, इसके ऊपर उनका रिसर्च है। उनका मानना है कि धम्मा रिप्रेजेंटेड बुद्धिस्ट प्रिंसिपल। Ashoka's Dhamma was nothing but a Buddhist principle. Then H.C. Rai Chaudhary, उनका मानना है कि धम्मा रिप्रेजेंट एथिकल प्रिंसिपल्स borrowed from बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म। दोनों बुद्धिज्म एंड ब्राह्मणिज्म से यहाँ पे बहुत सारे एथिकल प्रिंसिपल लिए थे। नीलकंठ शास्त्री, धम्मा वाज एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट एडॉप्टेड बाय अशोका। एक तरह से एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट फॉर किंग ऑल्सो एंड फॉर पब्लिक ऑल्सो। एंड रोमिला थापर, इनका तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ा रिसर्च है ऑन अशोका's धम्मा पॉलिसी। इनका मानना है कि धम्मा वाज द आइडियोलॉजिकल टूल यूज्ड बाय अशोका टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। ठीक है, हमने जो टेस्ट में क्वेश्चन देखा था अशोका's धम्मा पॉलिसी, उसके ऊपर कि जो अशोका का एम्पायर था वो एक डाइवर्स एम्पायर था, जहां पे उसकी जो आर्मी थी वो भी बड़ी थी, बट फिर भी उसको अशोका को धम्मा पॉलिसी यूज करनी पड़ी। इसका रीजन था कि उसकी सोसाइटी में बहुत सारे रिलीजन थे, कास्ट थे, सेक्ट्स थे, मल्टी डाइवर्स मल्टी रिलीजियस सोसाइटी थी। एंड यहाँ पे अगर हार्मनी मेंटेन करनी हो तो एक तरह से उसने धम्मा पॉलिसी का यूज किया एज एन आइडियोलॉजिकल टूल टू कंसोलिडेट हिज एम्पायर। सो ये 4 आर्गुमेंट इंपॉर्टेंट है फॉर अशोका's धम्मा पॉलिसी। देन महाजनपद, ठीक है, डीडी कोसंबी एंड आर.एस. शर्मा। डीडी कोसंबी एंड आर.एस. शर्मा। सेकंड अर्बनाइजेशन वाज रिजल्ट ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। जो महाजनपदा पीरियड में फर्स्ट अर्बनाइजेशन कौन सा है? यस, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंड सेकंड अर्बनाइजेशन ये है पीरियड ऑफ महाजनपदा आफ्टर 600 BC। सो फॉर द सेकंड अर्बनाइजेशन इंपॉर्टेंट रीजन क्या था? अकॉर्डिंग टू डीडी कोसंबी, आर.एस. शर्मा, यूज ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। यहाँ पे आयरन का यूज बढ़ने लगा, इट वाज द इंपॉर्टेंट रीजन। देन नियर रंजन रे एंड घोष, इनके मुताबिक आयरन वाज वन ऑफ द फैक्टर इन एडवेंट ऑफ सेकंड अर्बनाइजेशन, नॉट द सोल। एक ही फैक्टर था, है ना। देयर वाज मल्टीपल फैक्टर्स, ओनली आयरन, यूज ऑफ आयरन ये एक फैक्टर नहीं हो सकता फॉर द सेकंड अर्बनाइजेशन। देयर वाज मल्टीपल फैक्टर्स। ट्रेड बढ़ने लगा था, ठीक है, राइज ऑफ न्यू टाउन्स, ये जो 16 महाजनपद थे इनके कैपिटल्स वो डेवलप हो चुके थे, बहुत सारे रिलीजियस सेंटर्स धीरे धीरे डेवलप होने लगे थे। सो देयर आर मल्टीपल ऑफ रीजन, एक ही रीजन नहीं था कि यूज ऑफ आयरन। देन राजन गुरुकुल, द एडवेंट ऑफ आयरन did not lead to urbanization in South India. So
जो डीडी कोसंबी एंड आर एस शर्मा, इनके जो आर्ग्यूमेंट्स है कि सेकंड अर्बनाइजेशन वाज रिजल्ट ऑफ आयन टेक्नोलॉजी, इट वाज नॉट कंप्लीटली करेक्ट। ये कंप्लीटली करेक्ट नहीं, बिकॉज राजन गुरुकुल इनका क्या मानना है, अगर एडवेंट ऑफ आयन ये रीजन है फॉर द अर्बनाइजेशन, तो साउथ इंडिया में ऐसा कोई भी अर्बनाइजेशन नहीं आया, बिकॉज फ्रॉम द मेगालिथिक पीरियड साउथ इंडिया में धीरे धीरे आयरन का यूज शुरू हुआ था, फिर भी साउथ इंडिया में कोई भी अर्बनाइजेशन नहीं आया। सो इट वाज द जो आयरन टेक्नोलॉजी का यूज, इट वाज नॉट सोल रीजन फॉर द सेकंड अर्बनाइजेशन। इस तरह से ये डिबेट हम कंक्लूड कर सकते हैं। देन गुप्तास, ठीक है, गुप्तास में देखिए जेसी हर्ले, ही पॉइंट आउट द remarkable degree of uniformity in temples, stone sculptures, terracotta art all over the Gupta Empire. ठीक है, सो गुप्ता आर्ट एंड आर्किटेक्चर और गोल्डन एज ऑफ गुप्ता, इसके ऊपर जब क्वेश्चन आ रहा है तो हम यहाँ पे जेसी हार्ले इनको कोट कर सकते हैं कि यहाँ पे डिग्री ऑफ यूनिफॉर्मिटी टेम्पल्स में दी, स्टोन स्कल्पचर्स में दी एंड टेराकोटा आर्ट में दी। ठीक है, यानी जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इंडिया में, इसकी शुरुआत ही गुप्ता एरा से होती। ठीक है, हम देखेंगे एग्जांपल उसके। सो टेम्पल आर्किटेक्चर की शुरुआत गुप्ता एरा से होती है, एंड ये एक इम्पोर्टेंट रीजन है जिससे बताया जाता है कि गुप्ता एज वाज द गोल्डन एज। ठीक है, देन वॉल्टर स्पिंक attributes development of architecture in general and that of Ajanta in particular to Vakataka king Harisen. वॉल्टर स्पिंक का भी इंपॉर्टेंट रिसर्च है देखिए आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर। ठीक है, एंड स्टेट्स दैट इट वाज वाकाटकास हु वेर लास्ट स्पॉन्सर एंड गार्डियंस ऑफ सो कॉल्ड गोल्डन एज। सो कॉल्ड जो गोल्डन एज है गुप्ता एरा का, वाकाटकास का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसमें। वाकाटकास वेर द लास्ट स्पॉन्सर्स एंड गार्डियंस ऑफ गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एरा। देखिए जब भी कभी इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, फॉर एग्जांपल गोल्डन एज, ठीक है, गोल्डन एज ऑफ गुप्ता एरा, क्वेश्चन है गुप्ता एरा के ऊपर, हम क्या लिखता है, ओनली गुप्तास, गुप्तास का कॉन्ट्रीब्यूशन, कि गुप्तास की इकोनॉमी ऐसे थी, गुप्तास का ट्रेड ऐसा चल रहा था। ठीक है, उनके समय में उन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर की डेवलपमेंट इस तरह से की, लिटरेचर इस तरह से डेवलप हुआ, ये सारे फैक्टर्स हम लिखते हैं। बट यहाँ पे गुप्ता एरा पूछा है। सो ड्यूरिंग दिस एरा अराउंड फॉर एग्जांपल 300 to 500 सी। ठीक है, गुप्ता के अलावा यहाँ पे कौन थे, यहाँ पे वाकाटकास थे, उनका भी कंट्रीब्यूशन था। सो ये भी हमें लिखना चाहिए, वाकाटकास कंट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ अजंता। ठीक है, यहाँ का आर्किटेक्चर, यहाँ की पेंटिंग्स। सो इस तरह से क्वेश्चन को डिकोड करना चाहिए। देन अर्ली मिडिवल, ठीक है, अर्ली मिडिवल का देखिए एक इंपॉर्टेंट डिबेट है फ्यूडलिज्म का। ठीक है, फ्यूडलिज्म एंड अर्ली मिडिवल में स्टेट पॉलिटी किस तरह से थी। सो अकॉर्डिंग टू आर एस शर्मा, यहाँ पे इंडियन फ्यूडल मॉडल दिखाई देता है इन अर्ली मिडिवल। देन बी डी चट्टोपाध्याय, यहाँ पे इंटीग्रेटिव पॉलिटी मॉडल। ठीक है, यानी सारे छोटे छोटे स्टेट्स इंटीग्रेट हो रहे हैं, इंटीग्रेटिव पॉलिटी मॉडल, बी डी चट्टोपाध्याय। देन बर्टन स्टेन, ये तो सबसे फेमस है, आप सभी को पता होगा, जिन्होंने सेगमेंटरी स्टेट मॉडल दिया। ठीक है, सेगमेंटरी स्टेट मॉडल, बहुत सारे सेगमेंट्स है ना, जो गुप्ता सेंट्रलाइज स्टेट था आफ्टर फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर, बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स इंडिया में अर्ली मिडिवल एरा में डेवलप हो गए। सो सेगमेंटरी स्टेट मॉडल एंड आर एस शर्मा, इनका मानना है कि द लैंड grantees ultimately claim ownership of land and came to be recognized as a major force in society. After Gupta era, जो लैंड ग्रांट बढ़ने लगी, फॉर एग्जांपल ब्रह्मदयास, जिनको ये लैंड दी है, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, वो जो लैंड थी यहाँ की ओनरशिप वो क्लेम करने लगे, एंड देन उस एरिया में उन्होंने अपना जो एक तरह से छोटा स्टेट विद इन द स्टेट जिसे कहा जाता है, डेवलप करना शुरू किया। एंड दे
came to be recognized as a major force in the society. So इस तरह से सेगमेंटरी स्टेट यहाँ पे बढ़ने लगे, ठीक है। देन हरमन कुल के इंपॉर्टेंट है, इनका मानना है कि as states extended their power through the countryside, the integration of rural economy and society led to creation of agrarian base upon which new ruling groups could assert themselves. यानी क्या हुआ यहाँ पे कि कंट्री साइड रूरल एरिया में स्टेट्स का एक्सपांशन यहाँ पे बढ़ने लगा अर्ली मिडियल में, एंड धीरे धीरे रूरल इकोनॉमी रूरल सोसाइटी जो अर्ली मिडियल के स्टेट्स है इनमें इंटीग्रेट होने लगी, एंड यहाँ पे क्रिएशन ऑफ एग्रेरियन बेस अपॉन विच न्यू रूलिंग ग्रुप डेवलप होने लगे। Thus, rather than a period marked by political fragmentation, हरमन कुलके का मानना है कि यहाँ पे पीरियड ऑफ पॉलिटिकल फ्रैगमेंटेशन नहीं था, देयर वाज इंटेंसिव ग्रोथ ऑफ रीजनल किंगडम्स आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता, है ना। आफ्टर द फॉल ऑफ गुप्ता बहुत सारे रीजनल किंगडम्स एस्टैब्लिश होने लगे, जैसे चालुक्याज है, पल्लवाज है, ठीक है, नॉर्थ में। देन हर्षा का स्टेट है, आफ्टर फॉल ऑफ हर्षा गुर्जर प्रतिहाराज है, पालाज है। सो बहुत सारे रीजनल किंगडम्स यहाँ पे डेवलप होने लगे। देन आर एस शर्मा, उनका मानना है कि अर्ली मिडिवल एरा में यहाँ पे इवोल्यूशन ऑफ मेटल मनी दिखाई देते हैं, विच एनहांस मनी लेंडिंग एक्टिविटीज इन द सोसाइटी। ड्यू टू राइज ऑफ मेटल मनी, मनी लेंडिंग एक्टिविटी बढ़ने लगी। देन आर एस शर्मा की डिक्लाइन इन कॉइनेज लेड टू राइज इन फ्यूडलिज्म इन द कंट्री। धीरे धीरे जब 9th-10th सेंचुरी आती है, कॉइनेज डिक्लाइन होने लगा बिकॉज ऑफ डिक्लाइन इन ट्रेड, ट्रेड भी डिक्लाइन हो चुका था अर्ली मिडिवल एरा में। इट लेड टू राइज इन फ्यूडलिज्म इन द कंट्री। एंड लास्ट राजन गुरुकुल, ब्रह्मदेयस के ऊपर हमने टेस्ट में क्वेश्चन देखा था। सो अकॉर्डिंग टू राजन गुरुकुल, ब्रह्मदेय सिस्टम रिजल्टेड इन employment of non-family labor which eroded kinship based production system। जो पहले kinship based production system चल रही थी वो धीरे धीरे erode होने लगी because of ब्रह्मदेयास, which resulted in employment of non-family member, non-family labor। जो ब्रह्मदेयास में जो peasants थे धीरे धीरे ब्रह्मदेया लैंड में वो एज अ लेबर काम करने लगे। सो यहाँ पे नॉन फैमिली लेबर बनने लगे। सो राजन गुरुकुल का ये आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट है इन ब्रह्मदेय, ठीक है। सो ये कुछ हमने हिस्टोरियंस देखे एंशिएंट के एंड अर्ली मिडिवल एरा के, ठीक है। कुछ डाउट है आपके? नो सर। सर ये हिस्टोरियंस वाली पीडीएफ आप हमें अवेलेबल करा दोगे? यस यस, वो भी शेयर करूंगा मैं। ओके सर। यस, और किसी के कुछ डाउट्स सर मेरे कुछ जनरल पेपर डाउट के है बारे में? यस बोलिए। सर। पहला तो यही है कि अभी फिलहाल जैसे रिवीजन अप्रोच कैसे रखनी है। यस, रिवीजन अप्रोच हमारे जो टेस्ट चल रहे देखिए सेक्शनल टेस्ट, है ना। आपने कितने कवर किए? मैंने अभी 2 ही लिखे हैं सर, मॉडर्न और एंशिएंट। ओके, ठीक है। वर्ल्ड के लिए क्या अप्रोच है आपका? वर्ल्ड के लिए क्या पढ़ रहे हैं? हाँ वो भी पूछना ही था। वर्ड के लिए अभी तो मैं बस थोड़ा बहुत सुपरफिशियल सा पढ़ के भी जाऊंगा, क्योंकि मैं उसको यस थोड़ा सा साइड पे रख रहा हूँ, क्योंकि एंशिएंट मिडाइवल और मॉडर्न पे ही फोकस करूंगा, क्योंकि मॉडर्न ऑलमोस्ट 100 नंबर की आएगी लगभग, यस 50% मॉडर्न का रहेगा, तो उस पे मॉडर्न पे फोकस है। और दूसरा रेस्ट फोकस है वो थोड़े सिलेक्टेड टॉपिक है मिडाइवल के, और थोड़े सिलेक्टेड टॉपिक एंशिएंट के, इनको ही मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करके जाऊंगा। यस, फंडा यही है कि वही करना है हमें, एंड वर्ल्ड पूरा छोड़ के नहीं जाना है। नहीं थोड़ा बहुत सुपरफिशियल पढ़ के जाऊंगा मैं, यस, थोड़ा बहुत है, पूरा छोड़ के हाँ। नहीं जाऊंगा। सो फॉर वर्ल्ड हिस्ट्री मैंने एक पीडीएफ शेयर की है आपको, मिली क्या आपको सारे बच्चों को? हाँ हाँ मिल गई। यस, सो इन दैट Yes. पीडीएफ, हाँ बोलिए। ये सर मिल गई है, मैं यही कह रही थी। यस यस, सो इन दैट पीडीएफ देखिए पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री लगभग 80
पेजेस में कवर की है, एंड आपको वो पूरी भी नहीं पढ़नी, इसमें सिर्फ इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ने हैं। जैसे मुझे लग रहा है इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से हैं कि इटालियन एंड जर्मन यूनिफिकेशन, देन अमेरिकन सिविल वॉर, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, देन रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, एंड मुझे लग रहा है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ तो पूछ सकते हैं, है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में कुछ तो क्वेश्चन आ सकता है, उसके क्वाजेस या उसके इफेक्ट, वर्साई ट्रीटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लग रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री के। सो एटलीस्ट ये करके जाइए उस पीडीएफ इतना में। तो सर, इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना मतलब आता है, ये हाँ, सफिशिएंट है। हाँ। एंड उस पीडीएफ से आप ये टॉपिक करेंगे तो भी इनफ है, वो पीडीएफ भी अच्छी है, नोट्स वहां पे इनफ है जो दिए है, ठीक है। देन मॉडर्न के लिए भी मैंने एक पीडीएफ शेयर की है, मॉडर्न हिस्ट्री के हाँ, लिए मिली है सर हैंड मुझे। रिटन, यस हैंड रिटन नोट्स है कुछ तो 25-30 पेजेस के, जहाँ पे इम्पोर्टेंट सारे टॉपिक्स जो मेंस पर्सपेक्टिव में कवर किए है। प्लस किसी ने मुझे पूछा था कि जो हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज है मॉडर्न हिस्ट्री के, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, इनकी पढ़ाई कहाँ से करें। जैसे सुभाष चंद्र बोस, इनके ऊपर क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। सो उस पीडीएफ के लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स, उनके कंपैरिजंस भी दिए, जैसे गांधी, टैगोर, अंबेडकर। सो वहां पे वो क्यों कवर किया है, वो पढ़ के जाइए, ठीक है। सो वो पीडीएफ एक बार पढ़ के जाए, मॉडर्न हिस्ट्री की, कम पेजेस है और बहुत सारे एनालिटिकल एंगल्स वहां पे कवर किए। क्लियर है? यस सर। हाँ। अब यहाँ से आगे हमें क्या करना है, देखिए कि ऑप्शनल जल्दी से जल्दी खत्म करना है, एंड फॉर दैट आप ऐसा, यानी आप शेड्यूल बनाइए, टाइम लिमिट डिसाइड कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा मिडिवल में 1 या 1.5 दिन, मतलब 1.5 डेज मिडिवल के लिए अलॉट करूंगा, एंड रिमेनिंग जो हाफ डे रहेगा यहाँ पे मैं टेस्ट लिखूंगा। इस तरह से 2-2 दिन में आप एक एक सेक्शन कवर करते जाइए, एंड आफ्टर दैट 2 दिन में पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल का आपका रिवाइज होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि आपको क्या करना है, पढ़ते समय आपको कीवर्ड्स लिखने हैं, शॉर्ट कीवर्ड्स, यानी जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं उसके रिलेटेड। फॉर एग्जांपल महाजनपदा पीरियड, उसके रिलेटेड सारे कीवर्ड्स ओनली लिखने हैं, एंड वो जब आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं रिवाइज करने, बस पूरा आपका मटेरियल लेके नहीं बैठना फॉर द रिवीजन, सिर्फ कीवर्ड्स रिवाइज करने। एंड जो मैथ की पीडीएफ मैंने सेंड की है वो थोड़ी देख के जाइए, क्रोनोलॉजी देख के जाइए, एंड कीवर्ड्स रिवाइज करने, बस। इससे क्या होगा, आपका आंसर टू द पॉइंट दिखाई देगा। प्लस दूसरी एक चीज जो एग्जामिनर को चाहिए वो आपका आंसर में दिखाई देगा, ना कि आपको जो पता है। बहुत सारे बच्चों का क्या होता है, जो उनको पता है वो लिख रहे हैं, एग्जामिनर को कुछ अलग ही पॉइंट एक्सपेक्ट है वहां पे। सो वो आपके आंसर में आनी चाहिए। वो कब आएंगे, जब आप कीवर्ड्स का यूज करेंगे ठीक से, ठीक है। जैसे हमने जो क्वेश्चन देखा कि क्विट इंडिया मूवमेंट, कल्मिनेशन ऑफ गांधीयन सत्याग्रह, क्विट इंडिया मूवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो हम ये कीवर्ड वहां पर भी यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन दूसरी तरीके से पूछा है कि इट वाज द कल्मिनेशन ऑफ गांधीयन सत्याग्रह। कंक्लूजन में इस तरह से हम लिख सकते हैं। सो थोड़ा इंटरलिंकेजेस हमें डेवलप करना है एक तो, प्लस विद इन टाइम लिमिट हम पेपर कैसे कर सकते हैं कि बहुत सारे बच्चों का क्या हो रहा है, देखिए पैरा फॉर्म में वो आंसर लिख रहे हैं। मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप मिक्स लिखिए आंसर, बोथ पैरा एंड पॉइंट फॉर्म में। पॉइंट फॉर्म में क्या हो रहा है, आपको कम समय में आप पेपर कवर कर सकेंगे, प्लस एग्जामिनर को भी पेपर चेक करने में इजी जाएगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो उसको इजीली मिलेंगे, एंड वो आपको बहुत इजीली मार्क वहां पे अलॉट करेंगे। प्लस आप क्या करिए, सब हेडिंग का यूज कीजिए जब आंसर लिख रहे हैं, है ना। प्लीज यूज सब हेडिंग एंड उसके नीचे पॉइंट्स लिखिए। ये
आपका इनोवेटिवनेस वहां पे दिखाई देता है, प्लस थोड़ा रिप्रेजेंटेशन आपका अच्छे से इस तरह से हो सकता है। सो इसका फायदा क्या है, रिप्रेजेंटेशन अच्छे से हो रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट हो रहे हैं जो एग्जामिनर्स को चाहिए, प्लस आपका पेपर विद इन टाइम लिमिट कवर हो रहा है। सो नॉट ओनली पैरा फॉर्म, दोनों यूज कीजिए, पैरा प्लस पॉइंट फॉर्म एंड हेडिंग सब हेडिंग का यूज कीजिए आंसर लिखते समय। क्लियर है? एनीथिंग एल्स? नो सर, क्लियर है। यस। लास्ट क्वेश्चन सर, हम्म ये कई बार जैसे मैं बहुत सिलेक्टिवली पढ़ रहा हूँ, बस इम्पोर्टेंट टॉपिक और जिनकी प्रोबेबिलिटी हाई है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस उनके आसपास की जो थीम जैसे आपने बताया था, बस वही सिलेक्टिवली पढ़ रहा हूँ। तो क्वेश्चन अगर पेपर में कोई ऐसा मतलब ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मतलब जिससे मैं लेस फेमिलियर हूँ या फिर जिसके बारे में मुझे बहुत कम आइडिया है, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है? यस, ऐसे एक दो टॉपिक हम डिस्कस करते हैं अभी। देखिए, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, जो आपने कभी तो पढ़ा है, उसका आपको यूज करना है ठीक से। एंड फॉर दैट इंटरलिंकेजेस, जैसे हम एक दो टॉपिक अब डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक आधा क्वेश्चन सोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे बाबरनामा है, ठीक है, कौन सा भी सोर्स, उसके ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, तो ये कुछ टेम्पलेट्स है जो हम यूज कर सकते हैं आंसर में, ठीक है। जैसे क्रोनोलॉजी, उस सोर्स में क्रोनोलॉजी ठीक से यूज की है क्या? कल्लन का राजतरंगी एक फेमस एग्जांपल है फॉर द करेक्ट यूज ऑफ क्रोनोलॉजी। देन ज्योग्राफिकल कवरेज इन दैट सोर्सेस, उस सोर्स में एक्चुअल इंफॉर्मेशन जो दी है वो कहाँ की दी है, ज्योग्राफिकल कवरेज क्या है उसमें। जैसे कल्लन राजतरंगी, मेनली कश्मीर की इंफॉर्मेशन यहाँ पे हमें मिलती है। देन बाबरनामा, ठीक है, बाबरनामा फॉर एग्जांपल, बाबरनामा में जो इंफॉर्मेशन है, इंडिया की ज्योग्राफी, इंडिया के जो प्लांट्स है, देन बाबर जहां से आया था अफगानिस्तान, एंड उसका जो ओरिजिन था वहां की ज्योग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, प्लस साउथ में जो स्टेट्स थे उस समय, विजयनगर, विजयनगर के बारे में भी हमें रेफरेंस यहाँ पे मिलते हैं। देन बायसनेस, जब वो राइटर है, वो सोर्स जब लिख रहा है, उसके राइटिंग में कुछ बायसनेस है क्या? फॉर एग्जाम्पल, वैदिक लिटरेचर बाय ब्राह्मणास, कुछ तो बायसनेस दिखता है। अलबेरुनी का इंडिया, अलबेरुनी ने जो लिखा इंडिया के ऊपर, बायसनेस दिखता है क्या वहां पे? सो ये सारी चीजें। देन उसके लिमिटेशन, जैसे अलबेरुनी एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है अबाउट इंडिया, बट लिमिटेशन क्या है? लैंग्वेज का लिमिटेशन है। संस्कृत जो लिमिटेशन था वो भी उसने ओवरकम किया, संस्कृत वो सीखा यहाँ पे। फिर भी वो ऐसा कहता है कि ब्राह्मण लोग यहाँ के उनका नॉलेज शेयर नहीं करते विथ आउटसाइडर्स। सो ये कुछ लिमिटेशन थे उस सोर्सेस के। देन एविडेंस इवेल्यूशन बाय ऑथर, कि ऑथर जब यहाँ की इंफॉर्मेशन लिख रहा है, जैसे मेगास्थीनिस इंडिका, आपको पता है सभी को मेगास्थीनिस, उसने जो लिखा इंडिका, उसने जो चीजें यहाँ पे लिखी इन इंडिका, बहुत सारी चीजें विदाउट एविडेंसेस लिखी है ना, जो हम कहते हैं कि सुनी हुई बातें उसने बहुत सारी लिखी। सो एविडेंस इवोल्यूशन यहाँ पे होता है क्या, जब वो सोर्स, वो राइटर लिख रहा है। देन डिस्टिंक्ट फीचर्स, है ना, मेगास्थनीस ने कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स लिखे इस समय के, जैसे पाटलिपुत्र में जो मौर्य का पैलेस था वो वुडन पैलेस था इस समय का। इसके बारे में इंफॉर्मेशन हमें मेगास्थनीस के इंडिका से मिलती है। एंड कंक्लूजन, प्लस देखे उस समय के पॉलिटिकल, सोशल, मिलिट्री हिस्ट्री,
उस समय का जो स्टेट था वो कैसा था, उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ कैसी थी एंड सोसाइटी कैसी थी। पैट्रोनेज, उस राइटर को पैट्रोनेज किसने दिया था, है ना, मेगास्थनीज, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया। ठीक है, सो इस तरह से हम सोच सकते हैं एंड हमारे पॉइंट्स, हमारा आंसर डाइवर्स बना सकते हैं। आपको कुछ भी पता नहीं, मेगास्थनीज मेगास्थनीज के इंडिका के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा है, आपको कुछ भी नॉलेज नहीं है कि उसने क्या बताया है, बट बाय यूजिंग दीज टेम्पलेट्स, दीज पॉइंट्स, आप अच्छी तरह से वहां पे आंसर लिख सकते हैं। समझ आ रहा है, यानी आपको कुछ भी पता नहीं फिर भी आप ठीक अच्छी तरह से आंसर लिख रहे हैं। देन देखिए क्वेश्चन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे लास्ट ईयर मराठा एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन था। देन मुगल की जागीरदारी सिस्टम, मनसबदारी, इसके ऊपर क्वेश्चन था। सो अगर एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको क्वेश्चन किस तरह से एड्रेस करना है, देखिए जैसे दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, उसके ऊपर क्वेश्चन है। सो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स इन दिल्ली सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन, कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, प्रोविंशियल किस तरह से था, इक्तेदारी सिस्टम थे। देन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, जहां पे था खोत्स एंड मुकादम्स, यहाँ पे रेफरेंस आते हैं खोत्स एंड मुकादम्स के। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। देन टाइप ऑफ पॉलिटी किस तरह से थी, वेदर इट इज थियोक्रेटिक स्टेट, सेमी डिवाइन, डिस्पोटिक स्टेट और सेक्युलर स्टेट, टाइप ऑफ पॉलिटी। ठीक है, जैसे ड्यूरिंग मुगल एरा, औरंगजेब के समय एक तरह से थियोक्रेटिक स्टेट माना गया है, डिस्पोटिक स्टेट माना गया है, बट ड्यूरिंग द अकबर एरा सेक्युलर स्टेट माना गया है। सो टाइप ऑफ पॉलिटी, सेंट्रलाइजेशन कितना है यहाँ पे, जैसे यूनिफॉर्मिटी इन एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस इन पेरिफेरल एरियाज में गवर्नेंस कितना स्ट्रांग है उस स्टेट का, है ना। जैसे समुद्रगुप्त का एक्सपांशन, इसके ऊपर हमने क्वेश्चन देखा था, है ना, समुद्रगुप्त का एक्सपांशन। सो ये जो समुद्रगुप्त का कोर एरिया था नॉर्थ में गुप्तास का, वो छोड़ के जो पेरिफेरल एरियाज था ये, जहां पे उसने बाद में एक्सपांशन किया, वहां पे उनका गवर्नेंस इतना स्ट्रांग नहीं था। सो गवर्नेंस इन पेरिफेरल एरियाज। देन मिलिट्री इंपेरियलिस्ट स्टेट, किस तरह से वो स्टेट है, वेदर इट इज मिलिट्री और इंपेरियलिस्ट स्टेट। देन टाइम पीरियड, चेंजेस हो रहे हैं, जैसे अर्ली मुगल्स थे एंड लेटर मुगल्स। अर्ली मुगल एरा में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन था एंड लेटर मुगल्स में किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो चुका। ब्यूरोक्रेटिक मैकेनिज्म क्या था उस समय का, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से था, डिस्टिंक्ट फीचर्स क्या थे, जैसे मुगल एरा के एडमिनिस्ट्रेशन की डिस्टिंक्ट फीचर्स थे मनसबदारी सिस्टम, जागीरदारी सिस्टम। दिल्ली सल्तनत में थी इक्ता सिस्टम। ठीक है, सो डिस्टिंक्ट फीचर उस एडमिनिस्ट्रेशन के। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ स्टेट, जैसे मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन का फिलोसॉफिकल फाउंडेशन क्या था, अशोका का धम्मा पॉलिसी। सो फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ दैट स्टेट इन मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अशोका's एडमिनिस्ट्रेशन, धम्मा पॉलिसी वाज फिलोसॉफिकल फाउंडेशन। ठीक है, बिकॉज अशोका का हमें दिखाई देता है कि पैटर्नलिस्टिक एटीट्यूड था। ठीक है, अंडर शेरशाह सिस्टम ऑफ लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑफिसर, शेरशाह के एडमिनिस्ट्रेशन में जो ऑफिसर थे उनके ऊपर वहां की लोकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। रोमिला थापर जैसे सेंट्रलाइज स्टेट, रोमिला थापर का मानना था जो मौर्यन स्टेट था उसका मॉडल किस तरह से था, इस तरह से। जो कोर एरिया था पाटलिपुत्र, यहाँ पे उनकी पावर स्ट्रांग थी, यहाँ पे स्ट्रांग सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन था। ठीक है, देन अराउंड पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र को उन्होंने न्यूक्लियस कहा,
अराउंड पाटलिपुत्र जो उनका एरिया था उसको कोर कहा. And Mauryan administration was strong in nucleus and core area, but not much in peripheral area. So, according to Romila Thapar, इस तरह से मौर्यन स्टेट मॉडल था, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनकी पॉलिटी, न्यूक्लियस, कोर एंड पेरिफेरल. ठीक है. सो इस तरह से आपको आंसर पता भी नहीं, आप आंसर जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, क्लियर है? यस सर. ओके. देन एक टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे, गांधी जी. जनरल टॉपिक है बड़ा, कई बार भी हम यूज कर सकते हैं, एंड गांधी जी के ऊपर ऑब्वियसली क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. सो कुछ 3-4 नाम इंपॉर्टेंट है गांधी जी के ऊपर जो हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं. जैसे रविंद्र कुमार. इतने सारे मूवमेंट है गांधी जी के, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस, क्विट इंडिया, चंपारण. एक तो क्वेश्चन आता ही है उसके ऊपर. सो ये आर्गुमेंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. रविंद्र कुमार, उनका मानना है कि गांधी जी मूवमेंट रिप्रेजेंटिंग क्लासेस. गांधी जी के जो मूवमेंट्स थी, सत्याग्रह था, वो डिफरेंट क्लासेस को रिप्रेजेंट करता है ना. याद रखने के लिए इसे इंपॉर्टेंट है. देन जूडिथ ब्राउन. गांधी जी के ऊपर क्वेश्चन आता है तो जूडिथ ब्राउन आपके आंसर में आना ही चाहिए. जूडिथ ब्राउन, उनका मानना था कि गांधीज आइडियोलॉजी अपील टू फ्यू फोरली बट टू मेनी पार्शियली. कि गांधी जी की आइडियोलॉजी इस तरह से थी विच अपील टू फ्यू होली. कुछ लोगों को ये कंप्लीटली अपील हो गई गांधी जी की आइडियोलॉजी, बट बहुत सारे लोगों को पार्शियली ही अपील हो गई. यानी जो लोग कहते हैं कि गांधी सबके हैं बट किसी के भी नहीं, इस तरह से, है ना. कि कुछ लोगों को कंप्लीटली उनकी आइडियोलॉजी अपील हो गई एंड बहुत सारे लोगों को उनकी आइडियोलॉजी पार्शियली अपील हो गई. जूडिथ ब्राउन. देन आशीष नंदी, इनका मानना था कि गांधी एंड टैगोर वॉज काउंटर मॉडर्निस्टिक. है ना. गांधी जी क्या कह रहे थे, खेड़े परत चला, बैक टू विलेजेस. सो उनकी जो आइडिया थी वॉज काउंटर मॉडर्निस्टिक. सो जब क्वेश्चन गांधी एंड टैगोर के ऊपर आता है वहां पे हम ये यूज कर सकते हैं, सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन गांधी जी एंड टैगोर. आशीष नंदी. ठीक है. दे बोथ वेर द काउंटर मॉडर्निस्टिक. देन नेहरू, जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी. उनका क्या मानना था कि गांधी जी आइडिया ऑफ स्वराज वॉज डिलाइटफुली वेग. है ना. गांधी जी की जो स्वराज की आइडिया थी वो वेग थी, यानी उन्होंने इस तरह से उनके आइडिया वो डेवलप की थी स्वराज की, जिसका मतलब अकॉर्डिंग टू टाइम एंड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज किया जा सके. ठीक है. एंड जूडिथ ब्राउन, गांधी वांटेड कंट्रोल्ड मास मूवमेंट. गांधी मास मूवमेंट तो चाहते थे बट किस तरह से, कंट्रोल्ड मास मूवमेंट. जैसे रौलट सत्याग्रह में जो मास मूवमेंट उन्होंने शुरू की थी वो एक तरह से अनकंट्रोल हो चुकी थी. आपको बताइए आगे जाके उसका जो इम्पैक्ट हुआ जालियनवाला बाग हत्याकांड, है ना. सो बिकॉज ऑफ अनकंट्रोल्ड मास मूवमेंट, जिसे गांधी जी ने आगे जाके क्या कहा, हिमालयन ब्लंडर. इट वॉज, उन्होंने खुद ने कहा कि ये मेरा हिमालयन ब्लंडर था, बिकॉज जो मास थी, इंडियन मासेस, इंडियन क्लासेस अब तक तैयार नहीं हुई थी फॉर द सत्याग्रह, इस तरह की मूवमेंट के लिए. फिर भी मैंने मास मूवमेंट शुरू की.
जो अनकंट्रोल हो गए, एंड इट वाज माय हिमालयन ब्लंडर। सो गांधी जी किस तरह से मास मूवमेंट चाहते थे? कंट्रोल्ड मास मूवमेंट, नॉट अनकंट्रोल। जूडिथ ब्राउन। ठीक है। सो ये गांधी जी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट हिस्टोरियंस हमने देखे। अब एक लास्ट टॉपिक देखते हैं, रोलर सत्याग्रह। ठीक है, रोलर सत्याग्रह। देखिए, जस्टिस रौलट, ठीक है, इनके नाम से कमिटी अपॉइंट की गई थी जिन्होंने रौलट एक्ट पास किया गया था। अगेंस्ट दैट रौलट सत्याग्रह शुरू किया गांधी जी ने। इट इन्वॉल्व एंटायर नेशन, ऑलमोस्ट एंटायर नेशन इसमें इन्वॉल्व था। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है बिकॉज ऑफ रौलट एक्ट कोर्सिव पावर मिल रही गवर्नमेंट को टू डील विथ पॉलिटिकल वायलेंस। ठीक है, ये एक तरह से क्या था, वॉर मेजर था। उस समय वॉर चल रहा था बिकॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। गवर्नमेंट को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स मिल चुकी थी, एंड ये पावर दिलाने वाला एक्ट जो था रौलट एक्ट था, कोर्सिव पावर्स टू डील विथ पॉलिटिकल वायलेंस। गांधी जी अपोज्ड टू द स्पिरिट ऑफ बिल। ठीक है, 6 अप्रैल 1990 नेशन वाइड उन्होंने मूवमेंट शुरू की, हड़ताल, एंड 13 अप्रैल 1919 को जालियनवाला बाग हत्याकांड होता है। उसके बाद वो मूवमेंट विड्रॉ करते हैं, विड्रॉल ऑफ मूवमेंट, एंड जिसे गांधी जी ने कहा इट वाज माय हिमालयन ब्लंडर। ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, मेंस में, ऑप्शनल में, हिमालयन ब्लंडर। देन मूवमेंट फेल टू इट्स गोल। जो गोल था गांधी जी का, वो गोल अचीव करने में मूवमेंट फेल हो चुके थे। गोल क्या था? एक्ट को रिपील करवाना, है ना। फिर भी जो मूवमेंट थी इट वाज सिग्निफिकेंट मूवमेंट। क्यों इंपॉर्टेंट थी? बिकॉज इट वाज फर्स्ट नेशन वाइड पॉपुलर एजिटेशन, रौलट सत्याग्रह। देन इट वाज इंपॉर्टेंट इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन नेशनल पोजिशन फ्रॉम क्लासेस टू मासेस। जो फ्रीडम स्ट्रगल अब चल रहा था अब तक was limited for particular classes। अब उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रहा है वो मासेस में दिखाई दे रहा है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम क्लासेस टू मासेस इन रौलट सत्याग्रह। फिर भी कुछ लिमिटेशंस थे, पूरे नेशन में ये मूवमेंट शुरू नहीं थी रौलट सत्याग्रह की, नॉट एंटायरली नेशन वाइड, ओनली अर्बन एरियाज देन रूरल। रूरल एरिया में इतनी मूवमेंट स्प्रीड नहीं हुई थी रौलट सत्याग्रह की। देन स्ट्रेंथ ऑफ द मूवमेंट क्या थी? मेनली अगेंस्ट लोकल ग्रीवेंसेस रादर देन एक्ट। बहुत जगह पे रौलट सत्याग्रह जो चल रहा था मेनली लोकल ग्रीवेंसेस, इसके अगेंस्ट, लोकल ग्रीवेंसेस के लिए काम चल रहा था, नॉट अगेंस्ट द एक्ट, जो इंपॉर्टेंट रीजन था सत्याग्रह शुरू होने का। एंड लीडर्स फेल टू कंट्रोल द मास इमोशंस, इसलिए तो वो अनकंट्रोल हो गए, आगे जाके जालियनवाला बाग हत्याकांड हुआ। एंड यहाँ पे कुछ भी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, एब्सेंस ऑफ एनी सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन। सो आपको पता नहीं कुछ भी रौलट सत्याग्रह के बारे में, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, तो इस तरह से हम पॉइंट्स भी जनरेट कर सकते हैं। दीज आर द लिमिटेशन, है ना। फिर भी रौलट सत्याग्रह इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक तरह से फर्स्ट नेशन वाइड पॉपुलर एजिटेशन था। देन गांधी जी, ठीक है, गांधी जी का देखिए इस समय कांग्रेस के ऊपर कंट्रोल नहीं था, कांग्रेस का सपोर्ट नहीं था गांधी जी को फॉर द रौलट सत्याग्रह। देन सत्याग्रह सभा एट बॉम्बे बाय होम रूल सपोर्ट, जो होम रूल लीग्स थी इन्होंने सपोर्ट किया था गांधी जी को। एंड गांधी जी ने एक्सटेंसिव टूर्स उस समय किए थे पूरे इंडिया में, एंड उनको कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कांग्रेस का सपोर्ट नहीं था, प्लस लिमिटेशंस ऑफ लोकल, यहाँ पे लीडरशिप, लोकल लीडरशिप की लिमिटेशन थी।
सो इस तरह से हम ये पॉइंट कवर कर सकते हैं रोलर सत्याग्रह का। ठीक है, और कुछ टॉपिक इस पीडीएफ में इंक्लूड है, जैसे आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया, वो आप एक बार पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है पूरे एंशिएंट, ठीक है, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्लस अर्ली मिडिवल की भी यहाँ पे 1.5 पेजेस में कवर किए सारे एग्जांपल्स है। जैसे स्कल्पचर जो है मेनली बुल, लायन, एलिफेंट, हॉर्स, ठीक है, प्लस एक्सकेवेशन ऑफ केव्स, जैसे अशोका की 12 केव्स, सारे एग्जांपल्स यहाँ पे इंक्लूड किए। लोमस ऋषि केव्स, धौली एलिफेंट का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, धौली में जो रॉक स्कल्पचर है, यूपीएससी सीएससी में क्वेश्चन है इसके बारे में पूछा है। स्तूपा अशोका का है, ठीक है, धामेक स्तूपा है, गया सांची स्तूपा है। देन शुंगास के समय किस तरह से आर्ट एंड आर्किटेक्चर डेवलप हो गया, जैसे सांची में गेट्स इंक्लूड किए शुंगास ने, पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। देन जो स्तूपा है उस पे जो प्रेजेंट कवरिंग है, ब्रिक स्ट्रक्चर जो है वो शुंगास के समय में इंक्लूड किया गया है। मेन स्तूपास enlarged by Shungas. They added railings of gateways to स्तूपास। जो शुंगास को कहा जाता है कि मेनली वे ब्राह्मणिकल रूलर थे, उन्होंने बुद्धिस्ट जो बुद्धिज्म के अगेंस्ट काम किया। सो ऐसा कंप्लीटली सही नहीं है, उन्होंने बहुत सारे बुद्धिस्ट साइट्स जो थे, जैसे सांची स्तूपा पैट्रोनेज दिया था, बरूद स्तूपा, ठीक है, विदिशा बेसनगर पिलर इंस्क्रिप्शन है हेलियोडोरस का, जो ये भी दिखाता है कि किस तरह से फॉरेनर्स जो एलिमेंट्स थे इंडो ग्रीक्स धीरे धीरे वैष्णविज्म बुद्धिज्म इसके तरफ अट्रैक्ट हुए। हेलियोडोरस वाज द वैष्णव फॉलोअर, उसने गरुड़ पिलर यहाँ पे विदिशा में इरेक्ट किया था, ठीक है। देन गुप्ताज के समय बहुत सारे ब्यूटीफुल स्कल्पचर्स हमें दिखाई देते हैं, जैसे एरन में, विदिशा में, सांची में एंड भरूच में, ठीक है। विष्णु, शिव, लक्ष्मी, राम, इनके स्कल्पचर यहाँ पे दिखाई देते हैं। सारनाथ बुद्धा फेमस है गुप्ताज के समय, जहाँ पे दिखाया गया है कि धम्म चक्र प्रवर्तन, प्लस बोध गया, जहाँ पे धीरे धीरे अर्ली टेम्पल की शुरुआत गुप्ता एरा में शुरू होते हैं, जैसे देवगढ़ का विष्णु टेम्पल, ठीक है, शेष शयन विष्णु, दशावतार टेम्पल गुप्ता एरा का। सो ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है। नर नारायण आइकॉन एट देवगढ़, गजेंद्र मोक्ष आइकॉन। देन पल्लव आर्किटेक्चर, देखिए यहाँ पे महाबलीपुरम सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे अर्जुनास पिनस ये सबसे बड़ा स्कल्पचर है, फेमस स्कल्पचर है अर्जुनास पिनस। देन 5 मोनोलिथिक रथास है पल्लवा में, सबको पता है, प्लस शोर टेम्पल्स है, शोर टेम्पल। देन राष्ट्रकूटा, कैलाशनाथ टेम्पल है फेमस, एलोरा, ठीक है, जहाँ पे जट मुकुट ऑफ शैवाइट फीचर हमें दिखाई देता है, कैलाशनाथ एलोरा टेम्पल, ठीक है। देन चोलास के बारे में पूछ सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने ब्रॉन्ज कल्चर का यूज किया, यूज ऑफ ब्रॉन्ज फॉर मेकिंग आइडल्स, ठीक है, जैसे नटराज, गणेश, लक्ष्मी, वेरियस किंग्स, इनके आइडल्स हमें मिलते हैं ड्यूरिंग द एरा ऑफ चोलास, जहाँ पे उन्होंने लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज किया एंड इससे ब्रॉन्ज के आइडल्स बनाए। तंजावर एक इंपॉर्टेंट सेंटर था उस समय का, ठीक है। गंगाज ऑफ मैसूर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो ये एंशिएंट एरा के जो आर्ट एंड आर्किटेक्चर है इसके सारे एग्जांपल्स हैं, एक बार रिवाइज करके जाइए, सारे एग्जांपल्स यहाँ पे इंक्लूड किए। संगम लिटरेचर मुझे लग रहा है संगम के ऊपर क्वेश्चन हमने देखा है टेस्ट में, एक बार आप वो भी पढ़ के गए तो इनफ है, ठीक है। मेनली
संगम लिटरेचर में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से है? लव एंड वॉर। लव को क्या कहा जाता है? अकम, एंड वॉर को पुरम, जहाँ पे हीरोइज्म एंड लव, मेनली ये टॉपिक है संगम लिटरेचर के। लव, वॉर, पॉलिटिकल अफेयर्स, जहाँ पे मीलकन्नकु 18 मेजर एंथोलॉजीज है एंड कीलकन्नकु 18 माइनर है। संगम लिटरेचर के इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आपको पता होने चाहिए। एक्चुअल संगम लिटरेचर की शुरुआत कहाँ पे हुई? मदुराई, पांड्या जो स्टेट था, ठीक है, यहाँ पे संगम लिटरेचर का यानी क्रिएट किया गया। अगस्त्य ऋषि चेयरपर्सन थे फर्स्ट संगम के। इंपॉर्टेंट लिटरेचर देखिए यहाँ पे, तोलकप्पियम बाय तोलकप्पियार, जो तमिल ग्रामर के ऊपर है। सबसे इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है संगम लिटरेचर का तोलकप्पियम, ठीक है। देन सीलपद्दिकरम एंड मणिमेखलाई, आप सभी को पता होगा, ये दो साउथ इंडिया के एपिक माने जाते हैं, एपिक ऑफ साउथ इंडिया, सीलपद्दिकरम एंड मणिमेखलाई, जहाँ पे स्टोरी हमें दिखाई देती है, स्टोरी ऑफ कन्नगी, कोवलन एंड माधवी, इनकी स्टोरी यहाँ पे हमें दिखाई देती है। स्टोरी नहीं बताऊंगा, इसके लिए टाइम नहीं है, बहुत बड़ी स्टोरी है एंड इसके ऊपर ये एपिक लिखे गए। जैसे हमारे यहाँ पे रामायण महाभारत है नॉर्थ इंडिया में, वैसे साउथ इंडिया में सीलपद्दिकरम एंड मणिमेखलाई। सो ये एग्जांपल एटलीस्ट हमारे आंसर में आने चाहिए, ठीक है। क्लियर है? ओके, यस सर, क्लियर है। ओके, क्लियर है सर। ठीक है। और कुछ डाउट? ये सारी पीडीएफ में शेयर करता हूँ। ओके सर। ठीक है सर। यस, सो सेशन अब एंड करेंगे यहाँ पे। कुछ डाउट है किसी को?